आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, टीजीटी, पीएचटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होने वाला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं और आज के प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए? तो गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के पुनर्लेखन के संदर्भ में कहा है कि पुनर्लेखन जो होता है वह स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, भक्ति काल को क्षमा करें, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, विद्यापति इनमें से किस रचना के लिए मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति अपनी कृति पदावली के लिए मैथिल कोकिल कहलाए। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। और आप जानते हैं कि मैथिली भाषा में पदावली की रचना उन्होंने की थी, जबकि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना उन्होंने अवहट्ट भाषा में की है। तो विकल्प इसका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कय मास बध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास बध पृथ्वीराज रासो की एक घटना है जिसके लेखक चंद्र बरदाई हैं, जबकि विसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं और परमाल रासो जिसे आलाखंड के नाम से आप जानते हैं इसके रचनाकार जगनिक हैं और खुमान रासो लिखी गई है दलपति विजय द्वारा। तो बी इसका सी विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां आपकी हैं मीराबाई की। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति काव्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास स्वीकार करने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने इसे ईसाईयत की देन माना है। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज की रचना किसने की है? अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरतेनिक से रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्गृत हैं? तो जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां उनकी कृति
कवितावली से अवतरित पंक्तियां हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्रयति, समुझी मन ही मन रहिए। के रचयिता कौन है? तो यह पंक्तियां तुलसीदास की पंक्तियां हैं, भ्रमवश लोग इसे केशवदास की मान लेते हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं सूरदास जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। यह अधूरा ग्रंथ था जिसको पूरा करने का कार्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इसमें देव का काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो जवाब हो जाएगा रस मंजरी। ऑप्शन ए इसमें जो है यह सही विकल्प हो जाएगा। रस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। जबकि अष्टयाम, रस विलास और भवानी विलास ये रचनाएं देव की हैं। और अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा चरित, मान मंजरी, ये सारी रचनाएं नंददास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, उनकी विरहताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली, बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? तो यह कथन उन्होंने बिहारी के संदर्भ में कहा है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी में को लोन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? तो इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, यह कथन सही है। इसके बाद आपका नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया, यह भी विकल्प सही है। बाकी कृष्ण की रूपासक्ति नायिका अपने को अलग करना चाहती है, यह गलत कथन है। और कोरिक का अर्थ है कचोटना, यह भी गलत है। तो इस हिसाब से इसका ए और बी दोनों विकल्प सही होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि इसमें से कौन से नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका सेनापति। यह रीतिबद्ध कवि हैं सेनापति जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द्विजदेव, ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद ये लोग रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि आते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी भाषा संवर्धनी सभा की। बद्री नारायण चौधरी
प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविताएं लिखा करते थे अब्र नाम से। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान अगर योगदान किसी ने दिया है अधिक गद्य के लिए तो वह कविता आपकी हो जाएगी कवि वचन सुधा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य प्रबंध काव्य के रचनाकार इसमें कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह श्याम नारायण पांडे की कृति है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम, हल्दी घाटी, जौहर आदि रचनाएं करने वाले श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया है यह हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है जकी उपनाम यानी तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे? तो जकी नाम से लिखने वाले प्रसिद्ध रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम बताए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो हरिऔध जी ने संस्कृत छंदों का प्रयोग अपनी कृति प्रिय प्रवास में किया है। वी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न द्विवेदी युग की कविता है। तो द्विवेदी युग की कविता इसमें हो जाएगी आपकी कविता से संदर्भ में पूछा जा रहा है कि क्या है? द्विवेदी युग में इतिवृत्त्यात्मकता और उपदेशात्मकता दोनों ही देखने को आपको मिलेंगे। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनकी प्रसिद्ध कृति है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और 1933 ईस्वी के आसपास में हालावाद का प्रवर्तन होता है और इसमें प्रेम और मस्ती के काव्य लिखे गए हैं। हरिवंश राय बच्चन इसे हिंदी का बायरन भी कहते हैं हालावाद को। अगला प्रश्न डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के अनुसार तुलसीदास और सरोज स्मृति दोनों ही कविताओं का सार तत्व राम की शक्ति पूजा में है। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चित्राधार जो है इस काव्य संग्रह में ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति है कुरुक्षेत्र। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी का गत विशेषता है प्रगतिवादी युग की। तो बी विकल्प इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो इसमें आपके रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्सायन, ये लोग किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें रामविलास शर्मा की अगर बात की जाए तो यह तार सप्तक के कवि हैं, जबकि नरेश मेहता और मदन वात्सायन क्रमशः मदन वात्सायन जी तीसरे सप्तक के और नरेश मेहता दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो इसमें क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था और जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, यह तीनों ही प्रवृत्तियां नई कविता की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि और कविता आंदोलन से जुड़ा है? तो इसमें और कविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि आपके हैं सौमित्र मोहन। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल 4 लोग थे, जिसकी अध्यक्षता जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। और इसमें आपके सदल मिश्र और लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। तो इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 ही राइटर थे, लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा है कि जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखक। तो यहाँ पर कॉलेज, यह चारों लेखक कॉलेज के नहीं थे, तो यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल 4 लोग थे, लेकिन जिसमें से अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ से आपके सदल मिश्र और लल्लू लाल ही थे, और इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल जो थे इनका कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। तो इस वजह से आप इसे रॉन्ग प्रश्न भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। तो इसमें अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद पल्लव पंत, करबला, यह रचना करबला जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें यह रामकुमार वर्मा जी की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। उनकी प्रसिद्ध कृति है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव आदि इनके द्वारा लिखे गए एकांकी नाटक हैं। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल दोनों ही उपन्यासों के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का, जबकि अधखिला फूल 1907 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न,
आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास लिखने वाले राजेंद्र अवस्थी हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा अलग अलग वैतरणी। डी विकल्प जो है इसका संबंध काशी से नहीं है। यह शिव प्रसाद सिंह का एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, फांस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो फांस, सर्कस, सूत्राधार, किशनगढ़ का हेरी, इन सभी उपन्यासों के रचनाकार हैं संजीव। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण मिलता है? तो प्रेमचंद की कृति है जिसमें हृदय परिवर्तन का चित्रण आपको देखने को मिलेगा, तो वह है पंच परमेश्वर। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो कमलेश्वर जी का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटका छत्र आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा होती है? तो जवाब हो जाएगा इसमें अतीत को जान लेने की पूरी इच्छा उसकी हो रही है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो बलकम खुद के रचनाकार हैं नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। बलकम खुद नामवर सिंह की रचना है। बबूल और कैक्टस यह रामदरस मिश्र की रचना है, जबकि विचार और वितर्क निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान करने वाले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है कविनाथ गोपीराज की, और इस जीवनी को लिखने वाले भगवती प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन हैं? तो प्रवासी की डायरी लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है कि दुक्खम सुखम की रचनाकार कौन है? तो दुक्खम सुखम कृति
की रचनाकार हैं ममता कालिया। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संरचनावाद का जनक माना जाता है, तो संरचनावाद का जनक साश्योर को माना जाता है। और अगला प्रश्न, जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा साधारण धर्मों के बिंब प्रतिबिंब भाव हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? जैसे पंगी प्रेम नंदलाल के हमें भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो यह दृष्टांत होगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन इसमें आपका हो जाएगा ड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा इसमें लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो इसका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय शब्द जो है अनुधन अय, अन्वय यण संधि होता है, अनुधन अय यण संधि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें होगा? तो द्वंद्व समास आपका आज कल में हो जाएगा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इसमें आपको बताना है, तो धूल शब्द इसमें तद्भव है। बाकी आपका नग्न तत्सम है, जिसका नंगा होता है तद्भव, पक्ष का पांख होता है और पंक्ति का पंगत होता है, तो ये सारे तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपानह आपके स्लीपर, पनही, खड़ाऊ, बूट आदि जो होता है, तो उपानह का मतलब हो जाएगा आपका जूता। अगला प्रश्न, एक शब्द का विलोम क्या होगा? एक शब्द का विलोम अनेक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिस तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है, तो जवाब हो जाएगा इसमें आपका आगे नाथ न पीछे पगहा। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो यह काम जो है उद्घोषक का होता है। ऑप्शन उद्घोषणा उसको कहते हैं, उद्घोषक करता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में आपके भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। ए विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा रचित कृति है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज के वीडियो में फिर लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।